हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैक्स वेबर के द्वारा जो सोशल एक्शन है उसके सराउंडिंग सारे के सारी जो अपनी थ्योरी है उसको डेवलप किया गया, उसको बिल्ड किया गया। और हमने उसी सोशल एक्शन के बेसिस के ऊपर देखा कि तीन तरह की जो अथॉरिटी है उसका जिक्र मैक्स वेबर के द्वारा किया गया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्स वेबर के द्वारा सजेस्टेड अथॉरिटी थी कि उसी तरह की अथॉरिटी जो एक देश के अंदर होनी चाहिए या एटलीस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, वो कौन सी अथॉरिटी थी? वो थी लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो आज के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि मैक्स वेबर जिसने लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात की, यानी कि जब अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा तो प्रॉपर रैशनल तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे, कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं होगा। हर एक डिसीजन जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, रैशनल डिसीजन होगा। और उसके साथ साथ जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सर्टेन लॉज को, सर्टेन कानून जो है उनको फॉलो करेगा। क्योंकि इसके अलावा जो बाकी तरह की अथॉरिटी का जिक्र मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था, या तो वो करिज्मेटिक है यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो बोलती है वो लोग फॉलो करते हैं, या ट्रेडिशनल है यानी कि जो हजारों सालों से जो हमारे कस्टम बिलीफ ट्रेडिशन चलते हुए आए हैं लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम। क्लियर? तो इसी तरीके से जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी का जिक्र जो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया, वो कौन सी अथॉरिटी थी? वो हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटी थी। इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में चार तरह के सोशल एक्शंस जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। सोशल एक्शन का मतलब क्या है? सोशल एक्शन का मतलब है जब एक इंडिविजुअल एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होके कोई रिएक्शन करता है, कोई काम करता है, कोई वर्क परफॉर्म करता है जिसको वो बिल्कुल सोच समझ के परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग सोशल एक्शन कह देते हैं। तो सोशल एक्शन को जो मैक्स वेबर है उसने चार कैटेगरीज में विभाजित किया था, डिवाइड किया था। होपफुली आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो वो याद होगा, क्योंकि ध्यान रखिए हर एक थिंकर जो है एक दूसरे के साथ, या हर एक थिंकर की जो थ्योरीज हैं वो लिंक्ड है। जैसे सोशल एक्शन के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो जो सोशल एक्शन है उसी के ही बेसिस के ऊपर जो है वो हमने अथॉरिटी, यानी कि जब कोई इंडिविजुअल पावर एक्सरसाइज करता है जो लोगों के लिए एक्सेप्टेड होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर, वो भी तो एक तरह का सोशल एक्शन ही है, उसके बेसिस के ऊपर किस तरीके से या किस तरह से जो है वो अथॉरिटी को कैटेगराइज किया जा सकता है, वो हम लोगों ने तीन तरह की जो अथॉरिटी है उसके बारे में डिस्कस किया था। लीगल है, करिज्मेटिक है और ट्रेडिशनल है। क्लियर? सिमिलरली जब सोशल एक्शन का जिक्र किया गया कि इंसान जो है वो रिएक्ट करता है, तो उसको चार अलग अलग टाइप्स में विभाजित किया गया, क्योंकि मैक्स वेबर जो है इसने हिस्ट्री को भी प्रॉपर्ली एनालाइज किया था। तो हिस्टोरिकल जो सोसाइटीज थी उनके लिए भी इसने जो है अलग अलग तरह से उसको भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोशल एक्शन की कैटेगरी के अंदर डाला था, जिसमें ट्रेडिशनल है, इफेक्टिव है, जब इंसान जो वो आउट ऑफ इमोशंस, जो उसका मन करता है, चाहे किसी के प्रति प्यार है, किसी के प्रति नफरत है, वैसे जो है वो रिएक्ट करता है, उसको जो है इफेक्टिव सोशल एक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा आपके जो है वो रेक्रेशनल है और जेक्रेशनल है। क्लियर? एक ऐसे हैं जो वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर? और मीन्स जो है उनके रैशनल होते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ को नहीं समझ आती है। क्लियर? तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चीजें वेरी करती है। और एक हमने देखा था कंप्लीटली रैशनल, जहां पे मीन्स भी रैशनल होते हैं और गोल जो है वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, वो भी रैशनल होता है। क्लियर? तो जो मैक्स वेबर है वो मॉडर्न सोसाइटी में रैशनल सोशल एक्शन का जिक्र करता है कि स्पेसिफिक टाइम पे जब समाज के लोग बिहेव करते हैं तो वो रैशनल सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि आज के समाज में भी जो थोड़ी बैकवर्ड, थोड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वहां पे आज भी हम लोगों को जो है वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन देखने को मिलता है। यानी कि जहां पे लोग वही फॉलो करते हैं जो हजारों सालों से उनके पूर्वजों ने कहा है। वो कभी भी जो रास्ता है, जो मीन्स है, उन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो डायरेक्शंस उनको अचीव करने के लिए, या जो अल्टीमेट गोल है, उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो मैक्स वेबर की जो सोशल एक्शंस की अलग अलग तरह की कैटेगराइजेशन है वो आज के टाइम पे भी हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज हम लोग मैक्स वेबर के तीन डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। अब देखिए लास्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड होगा ये भी। सबसे पहले हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो अलग अलग तरह के मेथड्स मैक्स वेबर के द्वारा यूज किए गए। अब ये जो मेथड वाली कहानी है, जब हमने सोशल एक्शन को चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो मैक्स वेबर का ही एक मेथड है जिसको हम कहते हैं आइडियल टाइप। आइडियल टाइप का मतलब है, आइडियल टाइप का मतलब है कि जैसी समाज की स्थिति होगी वो एक स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जहां पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल, अफेक्टिव,
रैशनल, वैल्यू रैशनल, अलग अलग तरह के सोशल एक्शन का जिक्र किया था, जो अलग अलग सोसाइटी के सोशल एक्शंस को हम लोगों को समझा रहा था। वो बेसिकली एक मेथड था, किसका? मैक्स वेबर का, जिसको आइडियल टाइप मेथड कहा गया। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दो मेथड और भी हैं। कैजुअल प्लूरिस्टिक मेथड है, वैल्यू न्यूट्रलिटी मेथड है, क्लियर, वर्स्टहैन मेथड है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग मैक्स वेबर की कुछ थ्योरीज को देखेंगे तो वहां पे आइडियल टाइप के अलावा भी कुछ मेथड्स जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा यूज किए जाएंगे। तो बेसिकली 4 तरह के मेथड्स मैक्स वेबर ने अपनी थ्योरी को बिल्ड करते हुए यूज किए थे। तो होपफुली आप लोगों को मेथड का मतलब पता होगा। मेथड का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी थ्योरी बिल्ड हो रही है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी, कैसे उस नॉलेज को गेन किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, उसको एक मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों की सोशियोलॉजी चल रही है तो वो एक मेथड है कि हम लोग किस तरीके से थिंकर्स पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को करेंगे, इंडियन सोशियोलॉजी करेंगे, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को लिंक करेंगे। तो एक मेथड है जिसके जरिए हमारा सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो सिमिलरली जो मैक्स वेबर है उसने भी 4 अलग अलग तरह के मेथड्स का जिक्र किया, जिनमें उसने मेनली आइडियल टाइप और कैजुअल प्लूरलिस्टिक मेथड जो है उसको यूज किया, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, फिर जो अलग अलग मेथड्स हैं मैक्स वेबर के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और तीसरा हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर की थ्योरी ऑन रिलीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैक्स वेबर की, क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा मैक्स पेपर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वापस जो हमारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस को अगर आप लोग देखोगे तो इन्हीं थिंकर्स के बारे में जो है वो जिक्र किया गया, और जिन जिन थिंकर्स के बारे में जिक्र किया गया है उनके बारे में हमने सबके बारे में पढ़ लिया। बाकी जैसे हम अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स को पिक करेंगे, सोशल चेंज पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, तो वहां पे अलग अलग थिंकर्स जिनकी कमेंट्री होगी इन थिंकर्स के अलावा उनको हम लोग जो है वो पिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब रिलीजन हम इन जनरल पढ़ेंगे तो मैक्स वेबर की जो थ्योरी है फिर तब मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, तो मैं सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा कि जो मैक्स वेबर की थ्योरी है ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, क्लियर, एंड कैपिटलिज्म, डन, तो उसी को ही आपने पढ़ना है, जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं मैक्स वेबर के, काफी इंपॉर्टेंट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो हर एक इंडिविजुअल उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। तो उसी तरीके से मैक्स वेबर जो है उसने भी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा, फिर थोड़ा सा मैं आपको इंडियन कंटेक्स्ट में भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैक्स वेबर ने कहा कि देखिए ब्यूरोक्रेसी है क्या। मैक्स वेबर ने कहा ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रॉपर हायरार्की हम लोगों को देखने को मिलती है। हायरार्की का मतलब क्या है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा, नीचे वाला फॉलो करेगा, नीचे वाला फॉलो करेगा, और इसके ऑर्डर जो है वो इसके नीचे वाला फॉलो करेगा। एक पूरे के पूरी हायरार्की जो है वो हम लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी एज पर मैक्स वेबर है उसकी पहली कंडीशन क्या है कि जी हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की क्यों होनी चाहिए, अब आप एक कुछ चीज समझिए। एक है कि यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, अच्छा जी कहा गया कि अच्छा आप 100 के 100 लोग जो है वो अपने लिए खुद ब खुद डिसीजन ले लो। तो चांसेस ये ना कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसने कुछ कहा जी मेरे को ये चाहिए, इसने मेरे कुछ कहा, इसने कुछ कहा। तो कभी भी इन 100 लोगों के लिए बेटर डिसीजन जो है वो ले पाना बड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, कि इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश, बड़ा सेल्फ सेंट्रिक होता है। वो ऐसा नहीं कर पाता कि 100 लोगों को बोल दिया कि आप अपने लिए डिसीजन लो, वो नहीं करता है। तो यही कारण है मैक्स वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जहां पे हम लोगों को हायरार्की देखने को मिलती है, हायरार्की का मतलब है कि जी इसने जो डिसीजन ले लिया टॉप वाले ने, वो डिसीजन एज इट इज, एक अठन्नी भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज वो डिसीजन जो वो नीचे तक इंप्लीमेंट होगा। तो जो इस इंडिविजुअल ने सोचा होगा, जो इसने थॉट दिया होगा, वो थॉट एज इट इज लोअर लेवल तक अप्लाई होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेटर तरीके से, यानी कि ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी काम करना है किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा, तो वहां पे एज पर मैक्स वेबर हायरार्की का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नो डाउट इसके क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही हो रही है। आज भी हमारे यहाँ पे, आप अपने घर को ले लो, आपके घर में भी फिक्स होता है कि जी फैमिली के मैटर में ये वाला डिसीजन पिताजी लेंगे या माताजी लेंगे, या सिर्फ पिताजी लेंगे, सिर्फ माताजी लेंगे या दादाजी लेंगे। तो
इवन परिवार में भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, लेकिन सारे लोग मिलकर, क्योंकि अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग टेम्परामेंट है, अलग अलग एज है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगा। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो उस पर आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए, सेम थॉट प्रोसेस के ऊपर जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन हायरार्की एज पर द मैक्स वेबर सबसे एफिशिएंट, सबसे बेस्ट तरीका होता है, और वो हमें कहां पे देखने को मिलता है? वो हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो पहला फीचर था वो इसने क्या कहा कि देखिए जी हायरार्की होती है। दूसरा दूसरा उसने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पे हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो नौकरी है, उसकी जो जॉब है वो परमानेंट होती है, परमानेंट होती है, जिसके लिए उसको हर महीने जो वो पैसा दिया जाता है, हर महीने जो वो पैसा पे होता है। अब परमानेंट होने का फायदा क्या है? परमानेंट होने का फायदा क्या है? देखिए इमेजिन करिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आज ये इंडिविजुअल आ रहा है, कल को दूसरा आ रहा है, परसों तीसरा आ रहा है, अगले दिन चौथा आ रहा है। तो वहां पे चांसेस ये रहेंगे कि जो एक्सपीरियंस इसने गेन किया होगा, इसके जाते ही नए बंदे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा और उतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है वहां पे हमेशा इंडिविजुअल परमानेंट होते हैं। परमानेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडियन सिविल सर्विसेज के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आईएएस ले लेते हैं, क्लियर। तो आईएएस जो है वो आपकी एक परमानेंट जॉब है। ये जो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई होगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है सिविल सर्विसेज, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को कहा डिफाइन कैसे किया जाता है, जब मैं पूरी डेफिनेशन आपको दे दूंगा तो आपको फिर समझ आ जाएगा कि इंडियन कंटेक्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, इंडियन कंटेक्स्ट में मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जब बात किया जाएगा तो अब देखिए एक इंडिविजुअल आया, मान लो 22 साल की उम्र में वो इंडियन सिविल सर्विसेज में या हमारी आईएएस में जो है वो घुसा, क्लियर। ये रिटायर होगा जाके 60 साल में। तो जो 38 साल का इसका एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियस ही बात है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। और दूसरी बात क्या होगी, क्योंकि इसको पैसा मिल रहा होगा तो इसको कोई यहां वहां से पैसा खाने की जरूरत नहीं है। इसको जो है ये मॉरली ऑब्लिगेशन है इसकी काम करना, क्योंकि उसको हर महीने जो वो सैलरी मिल रही है, क्लियर। तो क्योंकि ये परमानेंट एंड पेड जॉब है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो यही कारण है हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान को जो पैसा मिल रहा है तो वो अपने काम के ऊपर फोकस करेगा। और उसके साथ साथ अगर कोई इंसान को पैसा दे रहा है तो इंसान की, इंडिविजुअल की एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो अपनी ड्यूटी को 100% इफेक्टिवनेस के साथ जो है वो परफॉर्म करे। तो मैक्स वेबर ने जो पहली चीज कही हायरार्की, दूसरा कहा जी परमानेंट यहाँ पे इंडिविजुअल रहते हैं, एक बार आगे भी जब तक रिटायरमेंट नहीं हुई तब तक यहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जब इनको पूरा पैसा मिलता है, क्लियर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, अपने मन जो उसका करता है वो वैसे काम नहीं करता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स एंड लॉज को फॉलो करता है। तो अब आप एक चीज समझिए, एक इंडिविजुअल जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, तो कुछ इंसान जो है वो पैसे खाना शुरू कर देंगे, कुछ इंडिविजुअल जो है वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करेगा तो वहां पे वो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। वो अपने मन से काम नहीं करेगा। जो लिखा हुआ है किताबों में, जो लिखा हुआ है कि अच्छा मान लो कोई टेंडर पास करना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उसको वो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो मान ले रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर होता है जहां पे इंडिविजुअल या ह्यूमन जो है वो अपने मन से कुछ नहीं करता, वहां पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करता है। जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो ऊपर से डायरेक्शन दी गई वो एज इट इज वो यूनिटी में जानी चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शन जो वो टॉप टू बॉटम जो है वो फॉलो होनी चाहिए, क्लियर। तो मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से डिफाइन करता है और ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ये हमेशा लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है वो उसको एक्सरसाइज करेगी। और आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से मैक्स वेबर जो 3 तरह की अथॉरिटीज थी उनमें लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, उसको ज्यादा तवज्जो दे रहा था। तो मैक्स वेबर ने मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि आज की जो दुनिया हमें देखने को मिलती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो लीगल रैशनल अथॉरिटी को फॉलो करती है।
मैक्स वेबर ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बिना जो मॉडर्न सोसाइटी है वो सरवाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बिना बायसनेस के काम करता है, इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और जो लोग हैं, अगर वो डेमोक्रेसी में काम कर रही है या ब्यूरोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी में काम कर रही है, तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए बेस्ट तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी में है, या ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर मान लीजिए किसी हमें ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, तो वो उसके लिए जो है वो 100% एफर्ट करेगी, और उससे जो कैपिटलिस्ट कंट्री है या कैपिटलिस्ट देश है उसमें बेस्ट डिसीजन जो है वो नॉर्मली लिए जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, अगर आप इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करोगे तो वहां पे हायरार्की है, जो टॉप से ऑर्डर आगे नीचे तक फॉलो करना पड़ता है। उसमें परमानेंट जॉब है, उसमें सैलरी मिलती है, उसमें उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? तो यही बात है, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी का। अब ब्यूरोक्रेसी को जब इन जनरल हम लोग देखते हैं, तो जैसे इंडिया में जो भी सरकारी नौकरी है वो सारी ब्यूरोक्रेसी है, अदर देन जुडिशरी एंड डिफेंस। आर्म्ड फोर्सेज जो हमारी है, डिफेंस सर्विसेज जो हमारी है, उनके अलावा जुडिशरी के अलावा सभी को ब्यूरोक्रेसी में डाला जाता है। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बात करूंगा तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी बड़ी लिमिटेड, जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़ी लिमिटेड पोजीशन जो उनको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। जैसे ये एमसी वगैरह वाले होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले, उनको इंग्लैंड में ब्यूरोक्रेसी का पार्ट नहीं माना जाता है, इंडिया में इनको ब्यूरोक्रेसी का पार्ट माना जाता है। तो वो तो अलग अलग देशों का ब्यूरोक्रेट किसको कहना है या नहीं कहना है, वो तो उनकी अपनी डेफिनेशन होगी। लेकिन हम लोगों को जो मैक्स वेबर है उसके अकॉर्डिंगली ब्यूरोक्रेसी क्या है और क्यों उसने ब्यूरोक्रेसी को जो वो बेस्ट माना, होपफुली आप लोगों को ये पता चल गया होगा। और इसमें सिंपल सी बात है, अपना एक कंसेप्ट है दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, उसके साथ इसने लिंक कर दिया कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी को फॉलो करती है, और वही बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि उसमें ना कोई बायसनेस होती है, ना इनकंसिस्टेंसी होती है। रूल्स बने हुए हैं, तो आज कोई चला भी जाएगा, कल को दूसरा आएगा तो उसने वही रूल्स फॉलो करने हैं। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है, या हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम लोगों को कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। क्लियर? तो इस तरीके से जो मैक्स वेबर है उसने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया। बट एट द सेम टाइम यहां पे शायद आप लोगों को दो तीन चीजें भी लग रही होंगी जो इवन तो मैक्स वेबर ने भी इसको जो है वो एनालाइज किया था। अब देखिए, एक यहां पे मान लो हायरार्की है, लेकिन यहां पे भी इंसान इंडिविजुअल बैठा हुआ है, यहां पे भी इंडिविजुअल बैठा हुआ है, यहां पे भी इंडिविजुअल बैठा हुआ है, मैं बैठा हूं, आप बैठे हो। तो एक तो ठीक है जी, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यार मेरे इमोशंस भी तो हैं। अब मैं मशीन थोड़ी हूं, ना ही आप मशीन हो। यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो काम हो रहे हैं या जो काम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उस हर एक इंडिविजुअल या हर एक इंसान के जो है वो अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने इमोशंस हैं। क्लियर? अब मान लो एक चीज इमेजिन करो, यहां पे जो टॉप पे बैठा हुआ है, इसका जो बेटा है वो हायरार्की में नीचे है, सबसे एंड में। तो जब ये शाम को घर पे मिलेंगे तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन इसने अगले दिन अपनी हायरार्की में डालनी थी, यानी कि इसको बतानी थी, फिर इसने इस नीचे बतानी थी, फिर इस तक पहुंचनी थी, पिछली रात को डिनर पे बैठे हुए इसने अपने बेटे को पहले बता दियो? चांसेस हैं, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन है, बात करेगा, इमोशनल होगा, इमोशंस एक्सप्रेस करेगा, कुछ लोगों पे ट्रस्ट करेगा, कुछ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वैसे बिहेव करेगा, वैसे रिएक्ट करेगा। मशीन तो नहीं है जी, बटन दबाया तो वो वैसे रिएक्ट करेगी जैसे उसने करना है। हम तो इंसान को देख के ही परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो कहानी क्या है कि जो मैक्स वेबर है उसने जो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैं मैनेजर हूं, मेरे अंदर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं। एक तो वो हो गया कि ऑफिस में आए काम, एक है कि मैं उनके साथ बाहर मिल रहा हूं, तो वहां थोड़ी ना मैं उनका बॉस हूं, वहां तो हम एक फ्रेंड की तरह मिल रहे हैं। तो वहां पे हमारी जो बातें होंगी, जो डिस्कशन होगी, वो डिफरेंट होगी, शायद हम ऑफिस में वैसा नहीं कर सकते हैं। तो इंसान जो है एक इनफॉर्मल है, इंसान जो है वो एक हमारी एक कुछ सोशल नीड्स है, जहां पे हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाते हैं। ये सब कुछ पहुंचा के जब हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। हम एक सोशल एनिमल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान के अकेला ही है, कि चाहे वो माँ बाप से अटैच्ड है, दोस्तों से अटैच्ड है, भाई बहन से अटैच्ड है, लेकिन हमेशा इंसान जो है वो इनफॉर्मली किसी ना किसी से कुछ ऐसी बातें करता है जो बाकी पब्लिक में या अपने बॉस या इन जनरल जो है वो नहीं करेगा। तो हमारे या जो मैक्स वेबर है उसने जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोग ही हैं, वो मिलेंगे भी, एक दूसरे से बात भी करेंगे, इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, उसको जो अपनी थ्योरी दी ब्यूरोक्रेसी की, उसमें कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया। और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो हम लोगों को मैक्स वेबर का देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मैक्स वेबर ने खुद भी जिक्र किया, इसने कहा यार कि एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसने कहा कि लोगों के अंदर एलिनिएशन हो जाएगी। एलिनिएशन का मतलब क्या है कि मैं आ रहा हूं, मैं अपनी दिल से मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो लिखा हुआ है वो मैं वो भी फॉलो कर। तो धीरे धीरे जो मेरी
आइडेंटिटी है ना, हर एक इंसान की आइडेंटिटी यही होती है कि उसने क्या क्रिएट किया, वो आइडेंटिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो भी मैं क्रिएट करूंगा वो मैं ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स के अकॉर्डिंगली क्रिएट करूंगा। उसमें कभी भी मेरे को जो सेल्फ सफिशिएंसी है या सेटिस्फेक्शन है उसकी फीलिंग कभी नहीं आ पाएगी। तो मैक्स वेबर ने भी कहा कि यहाँ पे चांसेस रहते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि जो लोग इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं उनमें एलिनिएशन हो सकती है, उनमें डिटैचमेंट हो सकती है अपने काम से, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है वो एफिशिएंसी को नेगेट कर सकता है। लेकिन मैक्स वेबर ने ये नहीं माना। मैक्स वेबर ने कहा कि अगर एलिनिएशन होगी भी तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? अब देखिए, याद करो जब हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस किया था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो जब सोशल कन्फ्लिक्ट होगा उसके बाद जो हैव्स और हैव नॉट्स थे, हैव्स को उसने क्या कहा था, बुर्जुआ कहा था, याद है? और जो हमारे हैव नॉट्स थे उसको क्या कहा था, उसको प्रोलेटरेट कहा था। तो उसने कहा था कि रूल ऑफ प्रोलेटरेट होगा। क्लियर? यानी कि जो प्रोलेटरेट या हैव नॉट्स है वो हैव्स को साइड कर देंगे और उनका रूल जो है वो धरती के ऊपर जो है एस्टेब्लिश होगा, फिर जाके इक्वेलिटी आएगी। तो उसी तरीके से जो मैक्स वेबर है उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इतना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, ये इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लीगल रैशनल अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, तो जो फ्यूचर होगा वो रूल ऑफ प्रोलेटरेट नहीं होगा, वो रूल ऑफ ऑफिशियल्स होगा, रूल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स होगा, यानी कि यही रूल करेंगे। और रियलिटी में ऐसा ही है। आज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट है, वो एक बार आया फिर उसके पास हमेशा पावर रहेगी। सबसे ज्यादा पावर जो है वो आज भी सिविल सर्वेंट्स के पास है। बस ये है कि कुछ एक्सरसाइज कर पाते हैं और कुछ लोग जो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाते। डन? तो ब्यूरोक्रेसी की अगर फटाफट एक बार हम इससे रिवाइज करें तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके रिटन लीगल रैशनल रूल्स होते हैं। क्लियर? दूसरा क्या है इसका? हमें ब्यूरोक्रेसी में क्या देखने को मिलती है? प्रॉपर एक हायरार्की देखने को मिलती है, ताकि जो लीगल डिसीजन या रैशनल डिसीजन टॉप पे दिया गया वो डिसीजन नीचे तक जो है वो हम लोगों को फॉलो होता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ जो है वो ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों को स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, क्योंकि एक इंसान है एक काम को मल्टीपल टाइम तक जो वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ नौकरी जो है वो परमानेंट है और प्रॉपर पैसा जो वो यहाँ पे मिलता है। क्लियर? जो ब्यूरोक्रेट है उसका जो लिविंग है वो पूरे का पूरा ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके लिए उसको पैसा मिल रहा है। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है मॉरली भी, जब मान लीजिए मेरे मेरे जो पूरी जिंदगी जीवन यापन है वो काम करके निकल रही है, तो मैं उस काम के लिए ईमानदार और लॉयल तो होऊंगा ही। ठीक है? तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस काम को जो वो ईमानदारी के साथ करेगा, और हर एक जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करेगा वो रिटर्न में होगा, राइटिंग में होगा, ताकि फ्यूचर में जो अकाउंटेबिलिटी है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, या जब मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया तो ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनका जिक्र मैक्स वेबर के द्वारा किया गया, और उसने कहा कि यार ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बेस्ट फॉर्म है, ये बेस्ट है किस चीज के लिए? लीगल रैशनल अथॉरिटी के लिए, और ये बेस्ट है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो होपफुली आपको पता चल ही गया है कि इसने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल साइड कर दिया। और उसके साथ साथ मैक्स वेबर ने कहा कि रूल बाय ऑफिशियल्स होगा, यानी कि अब इंडिया है हमारा, हिंदुस्तान के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी है। यूके में क्या है? डेमोक्रेसी है। और हमें यूके में भी ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है, इंडिया में भी ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। तो अगर मान लो रूल बाय ऑफिशियल्स हो जाएगा, तो ऑफिशियल तो कुछ गिने चुने ही है। मान लो कि आईएएस ऑफिसर रूल कर रहे हैं, जो रियलिटी में पावर उनके पास ही है, तो अगर वो सच में ही राजे बन जाए तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, उसको हम लोग कहेंगे ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? रूल बाय फ्यू, जहां पे कुछ लोग ही रूल कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर मान लो ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर जो कह रहा है, अगर वो इतनी ताकतवर होगी, इतनी पावरफुल होगी और रूल बाय ऑफिशियल्स ने करना शुरू करते तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। वो कुछ लोग जो परमानेंट है, और ऐसा तो है नहीं कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज के लोग हैं या आईएएस सर्विसेज वाले लोग हैं, ये आप लोगों से 5 साल के बाद थोड़ा ना इलेक्शन मांगने जाएंगे या वोट दे दो हमें। ये तो एक बार नौकरी के लिए ले ली इन्होंने, फिर ये हमेशा परमानेंटली वहीं पे ही रहेंगे। पॉलिटिशियन तो ऐसा है कि 5 साल के बाद आप लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो वो आप लोगों के लिए सोचेगा भी थोड़ा बहुत। लेकिन ब्यूरोक्रेट जब एक बार पावर मिल गई, एक बार नौकरी मिल गई, उसके बाद वो कभी भी नहीं सोचेगा। तो चांसेस रहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर? तो ये जो क्रिटिसिज्म था ये बेसिकली किया गया रॉबर्टो मिशेल के द्वारा, जिसने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है इट विल रिड्यूस अ डेमोक्रेसी इनटू ओलिगार्की। क्लियर? इसके साथ साथ अब देखो ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया
कि हर एक काम जो है वो रिटन रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा, और हर एक फंक्शन जो परफॉर्म किया जाएगा उसका भी प्रॉपर एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। तो ये जो सरकारी दफ्तरों में तुम फाइलें वगैरह देखते रहते हो, ये फाइलें इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका पूरे रिटन रिकॉर्ड बनते हैं, ताकि फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। बट इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हर एक चीज राइटिंग में होगी ना, तो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को पता है मेरी नौकरी पक्की है, तो मेरे पास कोई बिजनेसमैन आया जिसने मान लो बिजनेस करना है और उसने मेरे से फाइल साइन करवानी है, तो उस फाइल को साइन करने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा, मैं हर कागज जो है वो चेक करूंगा। और मान लो उसके पास आज एक अप्रूवल नहीं है, कल को दूसरा नहीं है, परसों को तीसरा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि बार बार उसके मेरे ऑफिस में चक्कर काटेंगे। और मैं इसलिए साइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कल को अगर मैंने साइन कर दिया और कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। तो जब इतना ज्यादा हम लोगों को रिजिडिटी देखने को मिलती है सिस्टम के अंदर, जहां पे हर चीज राइटिंग में हो रही है, तो उसके कारण जो है वो रेड टेपिज्म का मतलब है जब डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। और आजकल का टाइम, आजकल का समाज जो बहुत फास्ट चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड, अगर उसमें डिसीजन मेकिंग में डिले होगा तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को कंट्रीज के ऊपर या देशों के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी के एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बिलोंगिंगनेस है वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें खत्म देखने को मिलती है। इसके साथ साथ वो इंडिविजुअल्स को जो है वो मशीन कंसीडर कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन कंसीडर कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो इनफॉर्मल एंगल है, उसको ये बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो रूल एक बार बन गया, चाहे वो 1000 साल पहले बना हो या 100 साल पहले बना हो, वो रूल आज भी चलता रहेगा और उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक रूल चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट मल्टीपल जगहों के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम लोगों को काफी ज्यादा रिजिडिटी देखने को मिलती है और ये बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर? तो ये कुछ हमें पहलू हैं, ये कुछ क्रिटिसिज्म के एंगल हैं, डायमेंशंस हैं, जिनको हम लोग जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। समझ आ गई कहानी यहां तक सबको? क्लियर? डन? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मैक्स वेबर। कि मैक्स वेबर ने जब अपनी थ्योरी को बिल्ड किया तो उसने किन किन मेथड्स का जिक्र किया। तो सबसे पहला जो मेथड है, जर्मन भाषा का शब्द है ये, दैट इज वर्स्टेहन। वर्स्टेहन का मतलब क्या है कि जब लेट अस सपोज कोई भी एक सोशियोलॉजिस्ट जो है जब समाज को समझने की कोशिश करता है, मान लीजिए वो सोशल एक्शन को जो है वो रिसर्च कर रहा है या सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो सोशल एक्शन किसने परफॉर्म किया होगा? किसी एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया होगा। मान लो वो इंडिविजुअल है एक्टर। एक्टर का मतलब क्या है कि जिसने वो एक्शन किया, कि जैसे मैं बाहर जाके भाषण देना मैंने शुरू कर दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सोच के पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर रिसर्च के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं एक सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। अब जो भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, अगर मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं खुद, तो मैं शायद बाहर जाके बैठ के सोचूंगा कि मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों किया, यानी कि जो मैं कर रहा हूं उसको मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं और मैंने दूसरे के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं जाऊंगा, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, ये जो एक्टर है यानी कि जिसने कोई भी एक सोशल एक्शन परफॉर्म किया, मैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि उसने ये जो सोशल एक्शन है वो क्यों परफॉर्म किया होगा। कि किसी ने जो है वो दंगा भड़काने के बाहर जाके स्पीच दे दी होगी, तो उसने ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे दे दी होगी, उसने कुछ सोच समझ के दी होगी। तो मैं जाऊंगा, अब दो तरीके हैं। मैं गया, मान लीजिए किसी ने स्पीच दे दी जिससे राइट्स हो गए पूरे के पूरे शहर में, तो मैं गया, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, मैं उसकी पूरी स्पीच, उसके पूरे बाकी जो एक्शंस हैं उनको ऑब्जर्व करूंगा, फिर उनको मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगा, फिर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरा तरीका, मैं सीधा उस एक्टर के पास जाऊंगा, यानी कि उस इंडिविजुअल के पास जाऊंगा और उससे मैं बातें करना शुरू कर दूंगा और उससे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जो वर्स्टेहन तरीका होता है, जो वर्स्टेहन टाइप है, वहां पे जो इन्विजिलेटर है या जो इन्वेस्टिगेटर है स्पेसिफिकली, वो एक्टर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, वो उसको ऑब्जर्व करता है उसके पर्सपेक्टिव से, उस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। क्लियर? चाहे वो उसके पूरे के पूरे एक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अंडरस्टैंड करे या डायरेक्टली उस एक्टर के साथ या जिसने एक्शन परफॉर्म किया उससे सवाल जवाब करे, उससे इंटरव्यू करे और फिर आइडिया लगाने की कोशिश करे कि उसने ऐसा क्यों किया। दैट इज योर वर्स्टेहन टाइप ऑफ या वर्स्टेहन मेथड जो मैक्स वेबर ने जो वो यूज किया। दूसरा है दैट इज कैजुअल प्लुरलिस्टिक मेथड्स।
कैजुअल प्लूरलिस्टिक मेथड्स का मतलब समझो कि जैसे मैं एक यहां पे कार्ल मार्क्स की बात करता हूं, तो बताओ मेरे को जरा शाबाश, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा कि मान लो जो भी समाज के अंदर इनइक्वालिटी है, जो भी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा वो इनइक्वालिटी किस कारण है, कार्ल मार्क्स ने उस इनइक्वालिटी का रीजन क्या बताया? कार्ल मार्क्स ने कहा एक ही रीजन है, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। यही कहा ना उसने, इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हैव्स एंड हैव नॉट्स है, तो ऑब्वियस है हैव नॉट्स के हालात जो वो खराब होंगे। तो कार्ल मार्क्स ने जो भी परेशानी थी, अच्छा पूछा कार्ल मार्क्स से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसने कहा हैव्स एंड हैव नॉट्स। कार्ल मार्क्स से पूछा जी अमीर और गरीब क्यों है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो कार्ल मार्क्स ने हर एक जो परेशानी थी सोसाइटी की, उसका जो कॉज था, उसका जो रीजन था, वो सिर्फ एक बताया कि यही है जी, सिंगल है, सिंगुलर बताया। लेकिन जो मैक्स वेबर था, वो कार्ल मार्क्स का जो ये वाला अप्रोच था, इससे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, इससे इससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता था। वो कहता था, या मैक्स वेबर कहता है इवन की, अब तो चलिए नहीं है, लेकिन इसकी जो थिंकिंग है वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है, ये आज भी कहता है कि जो भी कोई भी एक एक्शन हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है समाज के अंदर, उसका एक सिंगल कॉज नहीं हो सकता है, वो प्लूरलिस्टिक होगा, उसके मल्टीपल कॉजेस होंगे, उसके मल्टीपल रीजंस होंगे। तो ये कार्ल मार्क्स को यहां पे भी नेगेट करता है, जहां पे कार्ल मार्क्स सिर्फ एक ही थ्योरी की बात करता है या एक ही एंगल की बात करता है, जिसके कारण हमें समाज या सोसाइटी के अंदर जो है वो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। यह हमेशा प्लूरलिस्टिक मेथड की बात करता है। और जब भी हम इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंट्स के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो वहां पे जो मैक्स वेबर है वो कैजुअल प्लूरलिस्टिक और आइडियल टाइप जो है वो इसको यूज करेगा और उसके बेसिस के ऊपर अपनी थ्योरी को बिल्ड करेगा। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ये और डिटेल में समझ आ जाएगा, बट आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है, हर एक कोई भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे मल्टीपल रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये किसी ऐसा नहीं बोलता कि एक रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकता, देयर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर एनी इंसिडेंट्स एज पर द मैक्स वेबर। क्लियर? उसके बाद है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप कुछ नहीं है, आइडियल टाइप एक ही चीज देखेगा, ये ढंग से सुनना, रेगुलरिटी। वर्स्ट हैंड में क्या था, एक इंडिविजुअल के एक्शन को ऑब्जर्व किया, दूसरे इंडिविजुअल के एक्शन को ऑब्जर्व किया, तीसरे इंडिविजुअल के एक्शन को ऑब्जर्व किया, तीनों में वेरिएशन हो सकती है क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। आइडियल टाइप में क्या होगा, पूरे समाज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर उसमें देखा जा रहा है कि कौन सा जो सोशल एक्शन है वो बहुत ज्यादा रेगुलर है, किसमें रेगुलरिटी देखने को मिल रही है। यानी कि मान लीजिए 100 लोगों ने कुछ किया, उनमें से 80% लोग या 80 लोग जब उन्होंने सेम तरह का सोशल एक्शन परफॉर्म किया, तो हम उस 80% लोगों ने जो एक्शन परफॉर्म किया होगा उसके बेसिस के ऊपर उस स्पेसिफिक सोशल एक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइडियल टाइप में इसने 4 तरीके के सोशल एक्शंस को कैटेगराइज किया और इसको हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे वो सोशल एक्शन इफेक्टिव सोशल एक्शन था, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन था, रैशनल सोशल एक्शन था, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन था। याद है आप लोगों को? तो वो आइडियल टाइप था। यानी कि एक समाज में अब ऐसा नहीं है ना कि मान लो उसने कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में रैशनल सोशल एक्शन हो रहा है तो सारे लोग रैशनल कर रहे हैं, नो, मेजोरिटी ऑफ लोग जब रैशनल करें, तो रेगुलरिटी ऑफ सोशल एक्शन जो है उसको आइडियल टाइप कैटेगरी में डाला। और सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया मैक्स वेबर ने वो कौन सा था, वो आइडियल टाइप मेथड था। क्लियर? और लास्ट आ गया, दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब देखिए, जब इवन वर्स्टेहन होगा, जब वर्स्टेहन मेथड को यूज करेगा मैक्स वेबर, तब भी वो हमेशा ये कहेगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट है, जो अपनी थ्योरी को बिल्ड कर रहा है, वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, उसका बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना उस टॉपिक के बारे में, ना उस इंडिविजुअल के बारे में, वो बिल्कुल न्यूट्रल व्यू पॉइंट से जब उस चीज को कवर करे। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का जिक्र जो है वो उसने कहा कि जो हमेशा जब भी मेथड या थ्योरीज डेवलप होंगी सोशियोलॉजी के अंदर, उनमें वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज का मेरा मतलब है कि मान लो मैं किसी एक इंडिविजुअल को के ऊपर जब रिसर्च कर रहा हूं कि उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो मैं सोच रहा हूं कि उसने क्यों किया, तो मैं अपनी मर्जी लगा रहा हूँ कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को देखने में, ये इसने पक्का गड़बड़ किया होगा, या इसका इतिहास अच्छा नहीं है, ये बंदा बढ़िया नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जो मेरी वैल्यूज हैं उनको अपनी थ्योरी के अंदर इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी जो थ्योरी बिल्डिंग होगी, थ्योरी डेवलपमेंट होगी, वो सारी कहीं ना कहीं मेरी वैल्यूज के सराउंडेड हो सकती है। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो मेथड्स में होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम उसने ये भी एक्नॉलेज किया कि वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है वो इसको 100% इंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है वो भी इंसान है, जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है वो भी इंसान है, और इंसान जो है उसमें हमें चेंजेस, या उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मैनर है, उसमें हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। समझ आएगा? नहीं तो वैल्यू न्यूट्रलिटी, इसने 4 तरह के मेथड का जिक्र किया। वैल्यू न्यूट्रलिटी में उसने कहा कि वैल्यू न्यूट्रलिटी को अचीव करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल है।
तो ये 4 तरह के मेथड जो वो मैक्स वेबर ने यूज किए। वैसे यही था मेन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने सोशल एक्शन पढ़ा था। वो बेसिकली आइडियल टाइप को यूज करके ही जो 4 तरह के सोशल एक्शंस में हमने कैटेगराइज किया था वो आइडियल टाइप के बेसिस के ऊपर ही था। डन, कहानी समझ आई? डन। तो देखो ये सारे ये हमने ट्रेडिशनल, इफेक्टिव, रेक्रेशनल, रैशनल, होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा, और ऐसा माना जाता है कि जो मैक्स वेबर है उसका जो मास्टरपीस है, यानी कि सोशियोलॉजी के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी के अंदर या सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मैक्स वेबर का देखने को मिलता है, वो उसका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक किताब है जो 1907 में पहले इसके 2 अलग अलग लेख आए थे, फिर बाद में आई थिंक 1915 या 20 में जो वो पूरी बुक के रूप में इसको रिपब्लिश किया गया। तो कैपिटलिज्म क्या है, मॉडर्न सोसाइटी क्या है, ट्रांजिशन ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में कैसे हुआ, क्या रीजंस हैं, क्लियर, इन सब का जिक्र जो है स्पेसिफिक टेक्स्ट में, स्पेसिफिक बुक में किया गया है। क्लियर। और ये भी जो है वो ऐसा मान लीजिए कि दास कैपिटल के साथ साथ ये वाली बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है जब हम लोग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो पहले तो इस पूरे जो कंसेप्ट है ना इसको समझने की कोशिश करो कि ये मतलब क्या है इसका, जो यहां पे हमने लिखा हुआ है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स यानी कि प्रोटेस्टेंट की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट के कुछ मॉरल वैल्यूज है, ठीक है, जिन्होंने जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, यानी कि जो कैपिटलिज्म अचीव करना चाहता है। कैपिटलिज्म क्या अचीव करना चाहता है? कैपिटलिज्म जो जी प्रॉफिट कमाना चाहता है, यही अचीव करना चाहता है ना। कैपिटलिज्म क्या करना चाहता है? कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा बेटर मशीनरी बनाना चाहता है, ताकि जितनी बेटर मशीनरी वो बनाएगा उतना जो है वो उसको प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली। समझ आ रही कहानी? कैपिटलिज्म का जो स्पिरिट है वो यही है ना, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या चाहता है? कैपिटलिज्म चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का मेरा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए फैक्ट्रीज बने, जितनी ज्यादा फैक्ट्री बनेगी उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या चाहता है कि किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, हर एक चीज जो है वो फ्री हो, कोई भी बाउंडेशन उसको ना हो, जिस तरह का बिजनेस वो करना चाहता है उस तरह का बिजनेस कर ले। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैक्स वेबर जो है उसने ये जो कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट है इन यूरोपियन सोसाइटी उसको रिलेट किया किसके साथ? उसको रिलेट किया प्रोटेस्टेंट एथिक्स के साथ। प्रोटेस्टेंट एथिक्स के साथ कैसे रिलेट किया? जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें 2 सेक्शन हुआ करते थे। क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्शन थे 16-17 सेंचुरी में। एक सेक्शन तो कैथोलिक था और एक नया सेक्शन बनना शुरू हो गया था, दैट इज प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक थे वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे, कैथोलिक जो थे वो बहुत ज्यादा भगवान पे विश्वास करते थे। जो प्रोटेस्टेंट थे वो थोड़े डिफरेंट थे। प्रोटेस्टेंट का बेसिक अजम्पशन क्या था कि भगवान ने या गॉड ने उनको बनाया हुआ है, तो वो इसलिए बनाया है सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग। प्रोटेस्टेंट के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि आप चर्च में गए, आपने भगवान से माना कि प्लीज भगवान मेरे को माफ कर दो और भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। एज पर द प्रोटेस्टेंट्स गॉड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन गॉड जो है वो इतना सुप्रीम है, इतना पावरफुल है कि उसके पास ये टाइम नहीं है कि तुम क्या उससे पूजा अर्चना कर रहे हो और वो तुम्हारे छोटे छोटे जो मसले हैं उनको हल करे। भगवान ने तुम्हें बनाना था, भगवान ने तुम्हें बना दिया, दिमाग देना था तुम्हें, दिमाग दे दिया, अब तुम इसको यूज करो, यूटिलाइज करो और टॉप पे पहुंचो। तो जो ह्यूमन पोटेंशियल की फुल यूटिलाइजेशन थी, ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ये प्रोटेस्टेंट का एक एथिक्स था। अब जैसे मान लो मैं अपनी पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज कर रहा हूं, तो उसका कहीं ना कहीं या ये जो एथिक्स है उनका कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो मेरे को कहां देखने को मिलेगा? प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। कि अब मान लो मैं बिजनेस भी कर रहा हूं, तो पहले तो मैं बिजनेस करता था लेकिन मैं थोड़ा ही करता था और उसके बाद मैं भगवान से मांगता था कि भगवान जी मेरे को और पैसा दे दो। खुद ज्यादा मेहनत नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि भगवान मेरे को देगा। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट मोरालिटी आ गई तो उन्होंने कहा जी नहीं, भगवान ने बना दिया, अब करो जो तुमने करना है। फिर इंसान हर चीज को अचीव करने की कोशिश करेगा, फिर इंसान जो है वो बेटर मशीनरी बनाने की कोशिश करेगा, फिर इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेगा ताकि क्या कमा सके? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के आने से यह हुआ कि प्रॉफिट कमाना जो है वो विल ऑफ गॉड होगी, कि भगवान ने तो बोला जी हमें,
और जब इंसान विल ऑफ गॉड के अनुसार प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको उस प्रॉफिट को कमाते हुए किसी भी तरह का जो है वो उसको कोई ना गिल्टी फील होगी, ना उसको बुरा लगेगा, ना ही वो कभी डिमोटिवेट होगा। वो हमेशा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाता रहेगा। तो बेसिकली जो मैक्स वेबर है, ये जो प्रोटेस्टेंट मोरालिटी है, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, जिनमें ये कहा गया कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। बाकी और ज्यादा डिटेल में मतलब स्पेसिफिकली तो मैं आपको बताता हूं, एक जर्नल में आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो इसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं दे हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। बट एट द सेम टाइम जो हमारे मैक्स वेबर है, इन्होंने क्योंकि प्लूरलिस्टिक अप्रोच अपनाई, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो एथिक्स जो है ये बेसिकली स्पिरिट को प्रमोट करते हैं, मतलब स्पिरिट को पुश करते हैं। लेकिन जो कैपिटलिज्म है वो स्पिरिट के साथ साथ मटेरियल भी उसको चाहिए। मटेरियल का मेरा मतलब है कि उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मटेरियल का मेरा मतलब कि उसके लिए मशीनरी चाहिए, मटेरियल का मतलब क्या है, उसके लिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए या न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे जो है वो आपका कैपिटलिज्म और ज्यादा बिल्ड हो सके। तो इसने जो मोरालिटी है, वैल्यूज है, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनका भी जिक्र किया, जहां पे इसने दो अलग अलग रीजंस बताए जिसके कारण हम लोगों को कैपिटलिज्म जो है वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो ये बिल्कुल एक आसान भाषा में समझाने का जो है वो एक मैं तो कोशिश किया, होपफुली आपको समझ आया। क्योंकि देखिए है तो ये आसान है, बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि थिंकर के पर्सपेक्टिव से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसने जो लिखी हुई चीजें होती है उनको समझने में थोड़ा हमें समय लगता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको थॉट दे रहा हूँ ये मैक्स वेबर का ही थॉट है। यहां से जब आप फिर रीड करोगे हमारे टेक्स्ट को या जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ आई कहानी? तो किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है उनको रिलेट किया स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के साथ, थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या हुआ, मैक्स वेबर ने, अब जैसे मैं कैपिटलिज्म की बात करूंगा तो जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, ये अफ्रीका है मान लेते हैं, यहां पे एशिया है। तो एशिया में दो देश है मेन, एक इंडिया है और दूसरा चाइना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो मैक्स वेबर की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो कैपिटलिज्म आया, क्लियर, ये जो कैपिटलिज्म आया ये किस कारण आया? ये इकोनॉमिक रीजंस के कारण आया, जिसके कारण हैव्स और हैव नॉट्स में पूरी की पूरी सोसाइटी डिवाइड होगी। कुछ लोगों ने जो मोड ऑफ प्रोडक्शन उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और हमें फिर बाद में उसका सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला। जो मैक्स वेबर है इसने कहा नहीं, जो कैपिटलिज्म है ये प्रोटेस्टेंट से आया। प्रोटेस्टेंट से कैसे आया, या प्रोटेस्टेंट से आने का मतलब क्या है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, जो सोसाइटी है, समाज का एक हिस्सा है, उसने कैपिटलिज्म को जन्म दिया। मैक्स वेबर उल्टा कहता था, मैक्स वेबर कहता था कि जो सोसाइटी है उसका जन्म इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हुआ। ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, या जो कैपिटलिज्म है वो सोसाइटी से नहीं आया, कैपिटलिज्म जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर से आया, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी बनी जिससे कैपिटलिज्म आया। क्लियर? यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। जो मैक्स वेबर है वो कहता है कि नहीं जी, सोसाइटी जो है इसने कैपिटलिज्म को खुद ब खुद जो है वो डेवलप किया। तो दोनों की थिंकिंग जो है उसमें में यहां पे पहला डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ लोग ये कहते थे, जैसे एक एंगल्स करके थे, इन्होंने कहा कि देखिए जो कैपिटलिज्म है वो यूरोपियन सोसाइटी में इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी स्टार्टिंग से ही बिजनेस ओरिएंटेड स्टार्ट जो है वो सोसाइटी रही है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे कैपिटलिज्म डेवलप हो सकता था। लेकिन जब मैक्स वेबर ने अपनी रिसर्च करनी शुरू की, उसने कहा कि ऐसा नहीं है, ट्रेडर तो जी अफ्रीका में भी थे, ट्रेडर तो एशिया में, इंडिया और चाइना में तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हुआ करते थे, चाइना का तो पूरा सिल्क रूट था। क्लियर? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो नेसेंट स्टेज, इसने कहा नेसेंट स्टेज, या नेसेंट स्टेज को इसने एक टेक्निकल शब्द यूज किया, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है, ऐसा मान लो कि जब कोई पैदा होता है तो वो एम्ब्रियो में होता है पहले, मतलब अंडा मान लो एक, क्लियर, फिर उसी से जो है वो चूजा निकलता है बाहर, क्लियर, या एक एग है उसी से ही ह्यूमन भी बनेगा। तो उसने कहा कि जो एम्ब्रियो ऑफ कैपिटलिज्म है, यानी कि जहां पे कैपिटलिज्म का जन्म हो सकता था, क्लियर, वो ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता था। वो इंडिया में भी देखने को मिलेगा, चाइना में भी देखने को मिलेगा, अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, यूरोप में भी देखने को मिलेगा, मतलब पोटेंशियल सब में थी।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि ये जो पूरे का पूरा कैपिटलिज्म है ये क्यों फिर हमें यूरोप में ही डेवलप होता हुआ देखने को मिला, इसके ऊपर जो वो मैक्स वेबर ने अपनी रिसर्च को करना शुरू किया। सबसे पहले मैक्स वेबर ने कहा कि देखिए पोटेंशियल तो सब में था कैपिटलिज्म का, लेकिन सिर्फ यूरोप में ही क्यों जो है वो आपका कैपिटलिज्म आया। तो वहां पे फिर उसने प्रॉपरली रिसर्च करनी शुरू की, और वहां पे रिसर्च करता हुआ जो मैक्स वेबर है वो एक रिलीजन के एस्पेक्ट पे आ गया, और वो रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। जहां पे उसने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि उसने देखा यार कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है इवन की यूरोप के अंदर भी, वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है ही नहीं उसके अंदर। तो फिर उसने रिसर्च करनी शुरू की, फिर उसने एस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट्स की सोच है, प्रोटेस्टेंट्स की थॉट्स हैं, प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज हैं, वो कैपिटलिज्म को डेवलप करने में मदद करती हैं, जो बाकी जगहों के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे जब उसने इंडिया के साथ कंपेयर किया कि जी जब इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पोटेंशियल थी, तो इंडिया ने डेवलप क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि देखिए जो इंडिया की फिलॉसफी है, कर्मा की फिलॉसफी, रीबर्थ की फिलॉसफी, ठीक है, और उसके साथ साथ साल्वेशन की फिलॉसफी। देखिए हमारे यहां पे हिंदुस्तान के अंदर ही इंडिया एक ऐसा देश है जहां की फिलॉसफी ये कहती है कि अगर आपको खुशी चाहिए तो सब कुछ त्याग दो, सब छोड़ दो। और कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जब तक तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होगा तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। तो जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में एनलाइटनमेंट होती है सब कुछ त्यागने में, बाहर एनलाइटनमेंट होती है सब कुछ प्राप्त करने में, कि जी को कितना पैसा जिसके पास है वो उतना खुश है उनके अकॉर्डिंगली। हमारे यहां पैसा पूछा कुछ नहीं है, दीज आर ऑल मटेरियल थिंग्स। तुम इंटरनली अगर खुश हो तो तुम खुश हो, तुम्हारी लाइफ जो है वो सॉर्टेड है। अगर तुम्हारे पास पैसा भी है तो जरूरी नहीं है, वो गारंटी नहीं है कि तुम्हें जो वो पैसा मिलेगा। बाहर वाले लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये सारा जो डिफरेंस है वो हमारी फिलॉसफी डिफरेंट कहती है। इनकी जो प्रोटेस्टेंट फिलॉसफी है वो बोलती है कि जी पैसा कमाओ जितना कमा सकते हो, हमारे वाले बोलते हैं कि छोड़ दो सब कुछ। तो उसने कहा कि जो इंडियन फिलॉसफी थी, इंडियन जो रिलीजियस फिलॉसफी थी, वो लोगों को प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ज्यादा पुश नहीं करती थी, और वो लोगों को बहुत कम में भी खुश कर देती थी। सिमिलरली जो चाइना था वहां पे कॉन्फ्यूशियस फिलॉसफी थी। कन्फ्यूशियस फिलॉसफी भी क्या कहती है कि जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो और पूरे समाज को अपने साथ डेवलप करने की कोशिश करो। प्रोटेस्टेंट में क्या कहा गया कि देखिए आपको भगवान ने बनाया, आपने खुश रहना और आप तभी खुश रह सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। तो प्रोटेस्टेंट जहां पे फिलॉसफी होगी वहां पे इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो करेगा, वो बाकियों के बारे में नहीं सोचेगा। यही कारण है बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी रिच और पुअर के बीच में हमें वहां पे देखने को मिलेगी, जो इन देशों में स्टार्टिंग में नहीं थी। अब तो चलिए कैपिटलिज्म हमें चाइना में भी देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म जो हमें हिंदुस्तान या इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। समझ आ रही कहानी सबको? क्लियर, इजी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। डन। तो इस तरीके से इसने प्रोटेस्टेंट जो एथिक्स हैं इसको कैपिटलिज्म के साथ लिंक किया, और साथ में कहा कि हो तो कहीं भी सकता था, लेकिन यहां पे क्योंकि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज थी उनके कारण कैपिटलिज्म जो वो राइज हुआ, जिस तरह की वैल्यूज चाइना या इंडिया में देखने को नहीं मिली। इवन दो इन देशों में भी या एशियन कंट्रीज में भी पूरे का पूरा पोटेंशियल था कैपिटलिज्म को ग्रो करने। क्लियर, कहानी समझ आई नहीं आई? डन। तो सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई किए, सबसे पहले जो है वो उसने आइडेंटिफाई किए कैल्विनिज्म है। कैल्विनिज्म बेसिकली प्रोटेस्टेंट सेक्ट है, सेक्शन है, जिसने कुछ फिलोसफीज दी हैं, और उससे मैक्स वेबर जो वो काफी इंस्पायर्ड था। जहां से अब देखो ये दो चीजें करेगा, क्या करेगा? सबसे पहले निकालेगा जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं, फिर वो निकालेगा कि कैपिटलिज्म क्या चाहता है, फिर ये दोनों को लिंक करेगा और फिर बोलेगा कि देखो जी मैं कह रहा था बिल्कुल सही है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है दे आर रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले जो कैल्विनिज्म है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंटेड गॉड, मतलब जो भगवान है वो सुप्रीम है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, दिखता नहीं है किसी को, ना कोई पहुंच सकता है उसके पास, और उससे गुहार लगाने का, उससे प्लीज करने का, प्रे करने का कोई बड़ा ज्यादा फायदा नहीं है। कैथोलिक उल्टे थे, कैथोलिक कहते थे कि नहीं जी हम जाएंगे भगवान से मांगेंगे जी। जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि चर्च में जाते हैं फिर कन्फेशन करते हैं, ये कहते हैं कन्फेशन कन्फेशन करने से कुछ नहीं होगा, जो गलत कर दिया वो कर दिया। क्लियर कि भगवान गॉड जो इतना बिजी है और इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि तुम्हारी प्रेयर क्यों सुनेगा वो, उसने तो बना दिया तुम सब लोगों को। तो पहली प्रोटेस्टेंट का एथिक्स ये था, जिसने बोला कि भगवान से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें बना दिया हुआ है, दैट्स इट, उसने अपना काम कर दिया। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी इंडिविजुअल पैदा हुआ तो वो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये इंडिविजुअल जो है वो हेल में जाएगा या ये इंडिविजुअल जो है वो हेवन में जाएगा, प्री डिसाइडेड है। अब इस तरह की फिलॉसफी नॉर्मली डीमोटिवेटेड होती है।
तो जब आपको पता है यार कि पहले से डिसाइडेड है कि आप हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे, तो आप भगवान की ज्यादा प्रे करना शुरू कर देते हो कि प्लीज अगर मेरे को हेवन में या मेरे को हेल में भेज रहे हो तो मेरे को हेवन में भेज दो। मतलब आप बहुत ज्यादा जो है वो भगवान से अपनी जो है वो दुआएं ज्यादा करनी शुरू कर देते हो, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हो। लेकिन जो आपके कैल्विनिज्म है या जो प्रोटेस्टेंट, इन्होंने कहा कि देखिए पहले से डिसाइडेड है कि कौन हेल जाएगा कौन हेवन जाएगा। अब ये तो नहीं पता लगेगा कि मैं कहां जाऊंगा या आप कहां जाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं हेवन में जाऊंगा। तो मतलब जो प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो करते थे वो कहते थे कि हम सब हेवन में जाएंगे, यानी कि हम लोग जो हैं वो ग्रो करने के लिए बने हैं, भगवान ने हमें हेवन में भेजना है चाहे हम जो मर्जी करें। और जो मर्जी करने का मतलब है कि हम ऑब्वियस सी बात है अपने पोटेंशियल जो उसको फुली यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन है जो डीमोटिवेटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि यार पता नहीं मैं कहां जाऊंगा, इन्होंने कहा कि जी मैं तो हेवन जा रहा हूं। अब ये तो नहीं पता लगेगा, मैं बोलूं कि मैं हेवन जा रहा हूं, आपको क्या पता है कि कहां जा रहा हूं मैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट ने कहा कि हम लोग जो है वी आर दी चोजन वन एंड वी विल गो टू दी हेवन। ठीक है, क्योंकि हमें तो अगर हम हेवन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यहां पे भगवान ने हमें भेजा, वी विल यूटिलाइज आवर फुल पोटेंशियल। क्लियर। तो ये वाला है कि इंटेंस वर्ल्डली एक्टिविटीज, यानी कि कोई रेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इज मनी, वर्क हार्ड, ये सारी की सारी जो फिलॉसफी है ये प्रोटेस्टेंट से निकली हुई है कि जितना काम करोगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें काम बहुत ज्यादा करना है, हमें टॉप पे पहुंचना है, हमें जल्दी हेवन जाना है, तो उसके लिए जितना भी हम यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हमने वो करना है। तो बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटीज जो है हम लोगों को प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा देखने को मिलती हैं। ये जो छुट्टी नहीं होना, 12-12, 15-15 घंटे काम करना, ये सारे का सारा इसी थॉट प्रोसेस से डिराइव्ड सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नो मीडिएशन कैन हेल्प टू चेंज द फेट, कि जी वो जो लिख दिया वो लिख दिया, कुछ नहीं हो सकता, भगवान से दुआ अर्चना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है तुम्हारे साथ वो होगा ही होगा। और उसके साथ साथ जो है दी वर्ल्डली एस्टिसिज्म, एस्टिसिज्म का मतलब होता है कि जहां पे आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया, सिंपल लाइफ आपने जी, क्लियर, सिंपल लाइफ आपने जिया, और उसके साथ साथ जो वो अपने धर्म या जो काम है उसी को ही अपना धर्म माना, जितना ज्यादा वर्क आप कर सकते हो उतना अपना अपने जो है अपना काम किया, और उसके साथ साथ एक सिंपलिसिट लाइफ के साथ जो वो जीना शुरू कर दिया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं आज से 200 साल पहले की बात करूं या मैं 100 साल पहले की बात करता हूं, तो अगर आप इंग्लैंड में जाओगे ना, तो इंग्लैंड में जो राजकुमार होता था, प्रिंस होता था, वो डिफरेंट कपड़े पहनता था, राजा अलग कपड़े पहनता था, क्लियर, जो लोग थे वो अलग कपड़े पहनते थे, यानी कि वहां पे जो डिस्पैरिटी थी वो दिखती थी। आज अगर आप जाओगे तो चाहे वो प्रिंस चार्ल्स है, प्रिंस वेल्स है, या प्रिंस कोई भी है, वो भी वही डाल रहा है, शर्ट पैंट डाल रहा है जो मैं डाल रहा हूं, क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म है उसने एक ऐसा सेंस डाल दिया कि यार कोई बात नहीं, जो भी अगेन जिसके पास पैसा है, चाहे मार्क जकनबर्ग एक ही रंग की टी शर्ट डालता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है, क्लियर। तो एक सिंपलिसिट लाइफ जियो और उसके साथ साथ जो अपनी पोटेंशियल उसको फुली यूटिलाइज करो, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स है। और यही आप लोग जो बहुत ज्यादा बिजनेसमैन है, जो बड़े बिजनेसमैन है, उनमें आप देखोगे, चाहे आप बिल गेट्स में देखो, मार्क जकनबर्ग में देखो, टिम कुक में, या स्टीव जॉब्स, टिम कुक तो रहने दो, स्टीव जॉब्स में देखो, क्लियर। तो इनमें आप देखोगे बिल्कुल सिंपल से लाइफस्टाइल थी, बस ये क्रिएशन के ऊपर ध्यान देते थे, अपनी पोटेंशियल को फुल यूटिलाइज करने की कोशिश करते थे, क्या करते हैं डन। तो ये सारे के सारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं, और ये हम लोगों को सीधा जो है वो कैपिटलिज्म की जो स्पिरिट है, कैपिटलिज्म की स्पिरिट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, क्लियर। इसके साथ साथ क्या है, मोर प्रोडक्शन एंड रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। इसके साथ साथ क्या है, टाइम इज मनी, वर्क शुड बी डन वेल, क्लियर, ताकि अल्टीमेटली जो हम लोगों को प्रॉफिट हो। इसके साथ साथ जो वो इनोवेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि और ज्यादा बेटर चीजें बिल्ड की जा सके और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो उसको एक्युमुलेट किया जा सके। और ये सारे के सारे जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसको कौन इंश्योर कर रहा है, इसको जो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज है उनके साथ आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। और यही जो सारी की सारी चीजें हैं वो किसने की, वो हमारी जो मैक्स वेबर है इसकी रिसर्च में हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां पे मैक्स वेबर ने कहा कि देखिए जो प्रॉफिट मेकिंग है उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया, किसके द्वारा, लेजिटिमाइज कर दिया गया प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप प्रॉफिट मेकिंग इज इक्वल टू फॉलो द विल ऑफ द गॉड, क्लियर, कि भगवान ने तो कहा है, क्योंकि तुम यू आर बोर्न टू गो टू द हेवन, तो यू आर द चोजन वन, तो तुम जो करोगे प्रॉफिट मेकिंग जो है तुम्हारा अधिकार है, तुमने वो करना है, क्लियर।
इसके साथ साथ जो है वो एथिकल जस्टिफिकेशन दे दी, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि जितने ज्यादा अलग अलग लोग अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे उतना ही बेटर तरीके से जो वो फंक्शंस परफॉर्म होंगे और अल्टीमेटली जो है हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन है उसने डिमोटिवेट नहीं किया, उसने मोटिवेट किया कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हेल्प कर सको। क्लियर। उसके साथ साथ जो एस्टिसिज्म है उसने सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस किया, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को जनरेट करने के ऊपर ज्यादा पैसा लगा रहा है रदर देन अपने लिए महल किले जो हैं वो बना रहा है। हार्डवर्क को जो वो कहीं ना कहीं ये ज्यादा पुश कर रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है उसके बीच में मैक्स वेबर ने अपना रिलेशन एस्टेब्लिश किया। लेकिन साथ में अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो क्रिटिसिज्म ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी, जब सबसे पहले कैपिटलिज्म आया था, वो हम लोगों को इंग्लैंड में देखने को मिला। और इंग्लैंड में जो वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स नाम की ज्यादा चीज नहीं थी। प्रोटेस्टेंट वगैरह जो है वो आपको जर्मनी जो देश है, जर्मनी, फ्रेंच या फ्रांस, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते थे, इंग्लैंड में तो था नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरे उसके साथ साथ इंडिया में हाँ कुछ ऐसी फिलोसफीज जरूर थी जो ये कहती थी कि यार सब कुछ त्याग दो, लेकिन कुछ ऐसी फिलोसफीज भी थी, ठीक है, जैसे लोकायता थे, वो कहते थे कि जितना प्लेजर ले सकते हो जिंदगी में वो लो, जितना जितना भोग करोगे, जितना ज्यादा चीजों को कंज्यूम करोगे, जितना लेविशली जिंदगी जियोगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। तो इसका मतलब है कि इंडिया में इसने कुछ फिलोसफीज को पिक किया, लेकिन कुछ फिलोसफी के जो इसने जो है वो भूल दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो पूरे की पूरी कहानी है वो यही है कि इसने बड़ा ही सेलेक्टिवली चीजों को जो है वो स्टडी किया है। क्लियर। इसने जो वो बड़ा ही सिलेक्टिवली चीजों को स्टडी किया है। और उसके साथ साथ अगर प्रोटेस्टेंट इतने ज्यादा खुश होते तो हमें बहुत ज्यादा सुसाइड जो है वो एमिली डर्कहाइम ने भी कहा जो प्रोटेस्टेंट सोसाइटी है वहां पे देखने को नहीं मिलते। क्लियर। तो जो प्रोटेस्टेंट है डन, तो पहले तो हिंदुइज्म वाला आ गया, इंग्लैंड वाला भी बड़ा ज्यादा जो है वो सही नहीं है। और उसके साथ उसने कहा कि जो ब्रिटेन है वहां पे प्रोटेस्टेंट वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म बट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो ब्रिटिश वहां पे जो बहुत बड़े बड़े राजा के महल में काम करने वाले जो सेनापति थे या क्लियर या ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बेसिकली जो वो कैपिटलिज्म को डेवलप किया, ना कि प्रोटेस्टेंट्स ने किया। तो जो हमारे लॉरेंस स्टोन है उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है जो वेबर है उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। क्लियर। डन। तो ये सारी के सारी जो है वो चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। और साथ में ऐसा है कि जो कैल्विनिज्म है, क्लियर, तो कैल्विनिज्म जो है वो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सिर्फ रिच ही उसको फॉलो कर रहे हैं, पर अगर अफ्रीका वगैरह में देखोगे तो वहां पे प्रोटेस्टेंट्स को भी फॉलो किया जाता है। कैल्विनिज्म जो है उसके जो सिद्धांत है, प्रोटेस्टेंट के सिद्धांत उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैक्स वेबर की थ्योरी है वो हम लोगों को बिल्कुल सही प्रूव होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जो है ऑब्वियस बात है हर एक एस्पेक्ट की हमें देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा मैक्स वेबर के बारे में, हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंकर सोशियोलॉजी में। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे थिंकर्स रहेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें नेक्स्ट टाइम से मूव कर जाएंगे। क्लियर। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारा थिंकर के टॉपिक्स जो है वो खत्म होंगे तो मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। तो 2 दिन के बाद जब आपके पोर्टल के ऊपर टेस्ट अपलोड होगा तो अब आप टेस्ट भी लिखोगे और हम लोग जो है वो 1-on-1 एक बार डिस्कशन भी करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ सेशन करते हैं खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।